दोस्तों हम सब जानते हैं कि यूएसए और रशिया एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। यूक्रेन को लेकर अभी जो सिचुएशन चल रही है वो काफी सीवियर है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों देश यूक्रेन या फिर इन जनरल यूरोप को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हैं। क्या सिर्फ स्ट्रेटेजिक रीजंस है? द आंसर इज नो। सिर्फ सामरिक कारण नहीं है। अगर आप ये सारा जो इश्यू चल रहा है उसकी थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस, इकोनॉमी, मनी, ये सारे रूट कॉज हैं, ये सारे मेन रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों देश यूएसए और रशिया यूरोप को लेकर इतने पॉजिटिव हैं। कैसे? आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं ये टाइम को लेकर, पंक्चुअलिटी को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर थे और उनका टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी को लेकर जो एक एटीट्यूड था वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे ही कुछ चीजों को जानने के लिए चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। दिस आर माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट। ये स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, अमेजोन म्यूजिक, इसके अलावा भी बड़े बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। मेरी दो चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, एक है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, एज वी नो कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और जैसे ही रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया, यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पर लगा दिए। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो यूएसए ने दिया है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेकर है। यूएसए ने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन इज डेड एट द बॉटम ऑफ द सी। अब प्रश्न ये उठता है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर यूएसए इतना आतंकित क्यों है? क्यों यूएसए नॉर्ड स्ट्रीम 2 को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है? द रीजन इज फ्यूल, ऑयल, एनर्जी, बिजनेस। देखिए, पूरी दुनिया में डीकार्बोनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम सब जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी 2040 तक नेचुरल गैस जो है ये एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स रहने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस की अगर कोई मार्केट है तो दैट इज यूरोप। और यही एक रीजन है कि यूएसए और रशिया जो हैं वो यूरोप को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं। और यूरोप में जर्मनी जो है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल एंड गैस। इसलिए ये दोनों देशों के लिए जर्मनी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर है। जब नेटो की शुरुआत हुई, जब वॉर्सो पैक्ट साइन किया गया, तो ये दोनों चीजों के साथ एक और चीज ऐड की गई थी एंड दैट वाज एनर्जी ऑर्डर। यूएसए की कंपनीज के इतिहास को देखेंगे देन यू विल फाइंड के मिडिल ईस्ट और या फिर वेस्ट एशिया के जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और इसके अलावा जो अलग अलग देश हैं, तो इन बहुत सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों में यूएसए की कंपनीज जो हैं वो वहां पर एंगेज्ड थी। वो ऑयल निकालती थी और ये ऑयल जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों को बेचती थी। फॉर एग्जांपल अरामको। अरामको का फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। ये आज के लिए आपका पहला प्रश्न है। तो यूएसए की कंपनीज जो हैं वो वेस्ट यूरोपियन देश, जो नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो थोड़े वेस्टर्न विचारधारा वाले देश थे, इन देशों को एक लंबे समय से यूएसए की कंपनीज वेस्ट एशिया में से ऑयल निकालकर इन सारे देशों को बेचती थी और लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो एक लंबे समय से यूएसए इसमें से पैदा करता था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जो है ये भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था या फिर एक देश था। तो सोवियत यूनियन जो है वो ईस्ट यूरोप के देशों को एक लंबे समय से ऑयल बेचता था, लेकिन इनकी मार्केट और कस्टमर्स जो है वो काफी लिमिटेड थे। 1960s में सोवियत यूनियन ने अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को काफी इंक्रीज कर दिया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम है द्रूजबा। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां से आप देख सकते हैं कि रशिया से पाइपलाइन निकल रही है और बहुत सारे देशों में ये पाइपलाइन जा रही है। इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर कि ये रशिया से ये पाइपलाइन जो है वो बेलारूस में एंटर होती है और बेलारूस में से ये जाती है पोलैंड और पोलैंड से ये जाती है जर्मनी। और यहां पर ऊपर आप देखेंगे तो बेलारूस से ये पाइपलाइन जो है वो लिथुआनिया और लैटविया में भी जाती है। नीचे अगर हम देखें
तो यही पाइपलाइन जो है वो बेलारूस से फिर यूक्रेन में एंटर होती है, जहां पर फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन है, और फिर यूक्रेन से स्लोवाकिया, और यूक्रेन से हंगेरी, और स्लोवाकिया से फिर चेक रिपब्लिक तक ये पाइपलाइन जो है वो जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब ये पाइपलाइन क्रिएट की जाती है, जनरेट की जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो हैं वो रशिया की ही हैं। ये द्रुजबा जो हैं, तो इसमें ये सारे ईस्टर्न यूरोप देशों के भी हित जुड़े हुए हैं, और सिर्फ ईस्ट नहीं, वेस्टर्न यूरोप जैसे कि जर्मनी की बात करें तो उनको एक लो प्राइस में ऑयल की सप्लाई जो है वो ये द्रुजबा से मिलती थी, और स्पेशलाइज्ड पाइप्स और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट तो बहुत सारे देशों ने, जैसे कि जर्मनी जो है वो पाइप्स बनाता था, पोलैंड जो है वो कुछ कम्युनिकेशन के डिवाइसेस और ये सारी चीजें बनाता था, हंगेरी फिर कुछ और प्रोडक्ट्स बनाता था। तो इट वाज लाइक अ जॉइंट पार्टनरशिप। इन देशों की कंपनीज को भी इस द्रुजबा पाइपलाइन से बहुत सारा बिजनेस मिलता था। फिर ट्रांजिशन के भी पैसे मिलते हैं, क्योंकि आपकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ये पाइपलाइन जो है इसके ऊपर से एक प्रकार से रेंट भी मिलता है, पाइप प्रोड्यूसिंग कंपनीज को भी फायदा होता है। तो सभी देशों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी, और खास करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो हैं उनके लिए ये ऑफर बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि बड़े बड़े पाइप्स जो हैं वो जर्मन कंपनीज बनाने वाली थी। लेकिन यूएसए इस चीज को लेकर काफी नाराज था, और यूएसए ने नेटो के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया, और फाइनली नेटो ने ये जो पाइपलाइन का जो सेल है उसके ऊपर एम्बार्गो यानी कि सैंक्शंस लगा दिए। उस टाइम पे जो जर्मनी के चांसलर थे वो फिर 87 या फिर उससे भी ज्यादा उम्र के थे, और वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। यूएसए और नेटो का जो प्रेशर था उनके ऊपर वो हैंडल नहीं कर पाए, और फाइनली जो सैंक्शंस थे तो उनके साथ वो उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी, और फिर ये पाइपलाइन जो है द्रुजबा जो है वो उतना उस टाइम पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ये बंद नहीं हुआ, ये स्टार्ट ही रहा। धीरे धीरे चीजें जैसे आगे बढ़ती गई, फॉर एग्जांपल 1970s में मिडल ईस्ट ऑयल सप्लाई क्राइसिस आई, और ऊपर से यूएसए जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहा था उसमें भी एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो क्योंकि ये बड़े सप्लायर्स उस टाइम पर मार्केट की जो डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो सोवियत यूनियन के लिए ये एक बहुत नई अपॉर्चुनिटी पैदा हुई, और सोवियत यूनियन वेस्ट यूरोपियन देशों को ऑयल बेचने लगा, उनको नए कस्टमर्स मिल गए। अब एनर्जी ट्रांजिशन और जियोपॉलिटिक्स में अगर देखें तो 1970s में एनर्जी ट्रांजिशन की बात आई, नेचुरल गैस की तरफ और ज्यादा झुकाव बढ़ने लगा, और अलग अलग देश जो हैं वो फिर जो पहले कोयले का इस्तेमाल करते थे वो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने लगे। तो सोवियत यूनियन और यूएसए और दूसरे जैसे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग देश हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। जियो इकोनॉमिक्स लिंकेज ऑफ जायंट सोवियत गैस फील्ड्स टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स वाया पाइपलाइंस थ्रू ईस्ट यूरोप। अब एक जो द्रुजबा की हम बात कर रहे थे, तो वैसे ही द्रुजबा का प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और फिर से जर्मन कंपनीज जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई कि ये पूरी पाइपलाइन के लिए बड़े बड़े पाइप्स जो हैं वो पैदा कर पाएंगे। और उस टाइम पर 1980s की बात करें तो यूएसए के पास कोयले के अलावा और कुछ ज़्यादा ऑफर करने के लिए वेस्टर्न यूरोपियन देशों के लिए कुछ था नहीं, तो फिर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई सोवियत यूनियन के लिए। उस टाइम पर जो हेलमुट स्मिट्स, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये जर्मनी के चांसलर थे। तो यूएसए ने फिर से सैंक्शंस लगाने की बात बताई, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि ये पाइपलाइन जो है वो तो हम बिल्ड करके ही रहेंगे, इसमें हमारा फायदा जुड़ा हुआ है। कुछ समय के बाद 1986 में सऊदी अरेबिया को आगे मोहरा बनाते हुए यूएसए ने ऑयल की प्राइस को गिरा दिया, और इसकी वजह से सोवियत इकोनॉमी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट आई। और जैसे ही सोवियत इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आई, दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे थे, सोवियत यूनियन टूटने की कगार पर था। तो ये सारी चीज़ों का फायदा उठाते हुए यूएसए ने नाटो का एक्सपांशन जो है वो ईस्टर्न यूरोप में स्टार्ट कर दिया। अब नाटो का एक्सपांशन होने लगा, यूएसएसआर टूट गया, और फिर रशिया की इकोनॉमी जो है उसकी हालत भी बहुत खराब थी। तो एक नए व्यक्ति, एक नए नेता आए जिनका नाम था व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की इकोनॉमी का चेहरा बदलने की कोशिश की, और कुछ हद तक बदल भी दिया। आज अगर ऑयल और गैस प्रोडक्शन की बात करें तो रशिया जो है 60% जितना अपना जो टोटल है वो ऑयल एंड गैस से एक्सपोर्ट करता है। यानी कि टोटल जो चीजें रशिया एक्सपोर्ट करता है तो उसमें 60% जो है दैट इज ऑयल एंड गैस। 25% गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो इस ऑयल एंड गैस के
एक्सपोर्ट से मिलता है। और नेशनल रिजर्व्स की बात करें तो $600 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स जो हैं वो रशिया के पास है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। इसके साथ साथ इर्द गिर्द के देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भी गैस का इस्तेमाल होता है, डिप्लोमेटिक तरीकों से या फिर डिप्लोमेसी के लिए भी गैस का इस्तेमाल होता है। और यूरोपियन यूनियन जो है, तो जितना गैस यूरोपियन यूनियन मंगवाता है तो लगभग ज़्यादातर गैस 35 से 40% जो है वो रशिया प्रोवाइड करता है। और रशिया का जो टोटल गैस है तो 60% गैस रशिया किसको प्रोवाइड करता है, यूरोपियन यूनियन को, यानी कि यूरोप का 35 से 40% गैस जो है वो रशिया से आता है। और इसमें भी रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई देश है तो दैट इज जर्मनी। सबसे बड़ा कस्टमर अगर कोई है तो जर्मनी है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि टॉप इंपोर्टर्स को अगर आप देखेंगे, दुनिया के टॉप इंपोर्टर्स जिसमें इंडिया भी आता है, तो उसमें आपको जर्मनी का नाम भी देखने को मिलता है। अब जर्मनी के लिए और यूरोप के लिए रशिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लंबे समय से रशिया जो है एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर के तौर पर, एक रिलायबल सप्लायर के तौर पर उभरा है। और फिर सोवियत यूनियन जब टूट गया तो उसके बाद जो द्रूजबा पाइपलाइन थी तो उसके साथ जुड़े हुए भी झगड़े स्टार्ट हो गए। किसी ने कहा कि ये पाइपलाइन जो है वो इतना पोर्शन हमने बनाया है, ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे हैं, तो इस चीज़ को लेकर जो है वो झगड़े होने लगे। और इकोनॉमिक जो बोरिस येल्त्सिन थे तो उनकी कार्यकाल में इकोनॉमी जो है वो थोड़ी केओस में थी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो फिर रशिया ने सोचा कि क्यों ना हम एक अलग से पाइपलाइन बनाएं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट देश जैसे कि जर्मनी को डायरेक्टली हम बेलारूस, पोलैंड और फिर जर्मनी से एक नई पाइपलाइन के माध्यम से हम डायरेक्टली गैस उनको सप्लाई करने लगे। 2004 में यूक्रेन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी थी और यूक्रेन जो है एक लंबे समय से ये ट्रांजिशन की फ़ी चार्ज करता था। और यूक्रेन का सबसे बड़ा इश्यू भी यही है, या फिर उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि अगर ये पाइपलाइन से गैस जो है वो नहीं जाएगा तो हमारा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, और अगर हमारा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा तो फिर ये सारे यूरोप के देश जो हैं वो हमें उतना ज़्यादा वेट नहीं देंगे, या फिर हमारा जो हमारी एक इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो फिर अगर कुछ गलत हुआ तो ये सारे देश हमें बचाने के लिए भी नहीं आएंगे। तो इसलिए यूक्रेन जो है वो इन पाइपलाइन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन ये सारे इश्यूज हो रहे थे तो फिर फाइनली रशिया और जर्मनी ने बैठकर यह तय किया कि ये अलग अलग देशों से जो पाइपलाइन हम मंगवाते हैं उसको बंद कर देते हैं। मीन्स ये सप्लाई जो है उसको बंद करके क्यों ना हम एक अलग से ही डायरेक्ट आप जो है वो हमें गैस सप्लाई कर दीजिए। तो फिर ये तय हुआ और फाइनली नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट जो है इसकी स्थापना हुई। इसमें दो है, एक है नॉर्ड स्ट्रीम और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 1 को पहले समझ लेते हैं। The two Nord Stream pipelines are game changers as they can meet nearly all of Germany's import requirements and are symbol of synergy with Russia। ये डायरेक्ट पाइपलाइन है, ये रशिया और बाल्टिक सी से डायरेक्टली ये पाइपलाइन जो है वो जर्मनी को अपना गैस प्रोवाइड कर देगी। तो बीच में जो भी देश हैं, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड एक्सेट्रा, इनके ऊपर रिलाय होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली ये कस्टमर और बायर जो हैं, सेलर और कस्टमर जो हैं वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। तो इस वजह से अब यूक्रेन और ईस्ट यूरोप के देश जो हैं वो नॉर्ड स्ट्रीम का विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे मेन रीज़न, खास करके नॉर्ड स्ट्रीम 2 का विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे मेन रीज़न यही है क्योंकि उन सारे देशों के लिए अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि ट्रांजिशन का भी पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 अगर आ जाएगी तो ऐसी सिचुएशन भी होगी कि अगर लेट्स से पोलैंड को एक्स्ट्रा गैस चाहिए या फिर दूसरे ऐसे देशों को गैस चाहिए तो वो जर्मनी से खरीदेंगे, क्योंकि जर्मनी को डायरेक्टली रशिया से गैस मिल रहा है। इसलिए ये नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट का जोर से विरोध कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो साइड में यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने 3 C's इनिशिएटिव को स्टार्ट कर दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो देश हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, तो ये सारे देशों को मिलाकर यूएसए ने ये कहा कि हम आपको जो गैस और ऑयल चाहिए ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। 3 C's में 3 अलग अलग सीज आते हैं। एक है बाल्टिक सी, तो यूएसए का जो गैस है वो डायरेक्टली गैस और ऑयल जो है वो शिप के माध्यम से आपको इन सारे देशों तक मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एड्रियाटिक सी है तो यहाँ पर भी आपको सप्लाई मिल जाएगी। और फिर जो मिडल ईस्ट के देश में से जो यूएसए की ऑयल कंपनीज ऑयल पैदा करती है तो ये सारी चीज़ें आपको वाया ब्लैक सी हम पहुँचा देंगे। तो ये एक 3 C's इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया।
आई एम श्योर आपको पता होगा कि शेल गैस के रेवोल्यूशन के बाद आज यूएसए जो है वो भी वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट गैस प्रोड्यूसर बन चुका है। 1973 में जो प्रोडक्शन पीक था उससे कई गुना ज्यादा आज यूएसए जो है वो ऑयल पैदा करता है। एंड दिस इज द रीजन कि रशिया और यूएसए जो है वो अब एक दूसरे के बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर बन चुके हैं एज फार एज ऑयल एंड गैस इज कंसर्न्ड। क्या आपको पता है कि 2021 में यूएसए ने कितना एलएनजी ईयू को यानी कि यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट किया? $12 बिलियन का। और ये स्टार्टिंग का आंकड़ा है, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए तो। और अगर ये होता है तो फिर यूएसए क्या करेगा? ईरान और कतार को भी ऑन बोर्ड लाकर ये यूरोप के देशों को मिडल ईस्ट से गैस जो है, गैस और ऑयल जो है वो और ज्यादा प्रोवाइड करेगा। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बंद करने के लिए यूएसए ने एक बड़ी गेम खेली। अभी जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 को काफी सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूएसए ने क्या किया? एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लीक कर दिया और यह कह दिया कि यूक्रेन जो है इसके ऊपर रशिया अटैक कर देगा। और ये जब अटैक की बात आई है, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट लॉन्च हुआ, तो जर्मनी के ऊपर प्रेशर बढ़ गया कि आप ऐसे देश से चीजें खरीद रहे हैं जो यूक्रेन या फिर यूरोप के एक देश के ऊपर अटैक करने वाला है। और दूसरी चीज कि हम इतना बड़ा गैस, हम यानी कि जर्मनी अगर इतना ज्यादा गैस जो है वो रशिया से खरीद रहा है तो रशिया इससे बहुत सारे पैसे कमा रहा है और यही पैसों से डिफेंस के प्रोडक्ट्स खरीद रहा है और यही डिफेंस के प्रोडक्ट्स के माध्यम से वो यूरोप में अशांति फैला रहा है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मिस्टर स्कॉल्स यानी कि जर्मन के चांसलर के सामने ही ये बात बता दी कि देयर विल बी नो लॉन्गर बी ए नॉर्ड स्ट्रीम 2, वी विल ब्रिंग एन एंड टू इट। जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये हम तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को सपोर्ट करेंगे एक्सेट्रा, तो उन्होंने कहा कि अगर इन्वेजन हुआ, अगर यूक्रेन पर इन्वेजन हुआ तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। और यही चीज हुई। बंद तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया ऑन मिस्टर शोल्स यानी कि जर्मनी के ऊपर। और जर्मनी ने क्या किया? अभी जो इस चीज को लेकर, नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर जो एक सर्टिफिकेट था, इस सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया है। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 में रशिया ने 10 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट किया। ये जो पूरी पाइपलाइन है ये रशिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है गैसप्रोम, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 में ये था कि यूरोप की बहुत सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, तो जो एसेट थी ये सभी की जॉइंट में थी। लेकिन यहां पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 में क्या है? सिर्फ रशिया ने ही पैसे खर्च किए हैं। तो अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 बंद हो जाता है तो रशिया को डायरेक्टली $10 बिलियन का तो नुकसान होगा ही, ऊपर से जो एक बड़ा कस्टमर है वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। और उनके लिए यानी कि यूएसए के लिए फायदा ये होगा कि यहां से इतना बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो हट जाएगा और डायरेक्टली ये सारे देशों को यूएसए जो है वो अपना शेल गैस और दूसरी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये ग्रेट गेम जो है वो यहाँ पर चल रही है। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट जो है वो जो 1 प्रोजेक्ट है उसको मिला ले और 2 को मिला ले तो चाइना को जितना गैस चाहिए उससे भी ज्यादा गैस जो है, उससे भी ज्यादा एसेट्स जो है, गैस पाइपलाइन और ये सारी चीजें जो है वो रशिया ने ऑलरेडी बिछा दी है। तो रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, यूएसए के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द कोर रीजन, यही एक रीजन है कि ये दोनों देश जो हैं, अगर आप इन दोनों को सेलर्स के तौर पर देखें या फिर जो सप्लायर के तौर पर देखें, तो ये एक प्रकार की बिजनेस कंपटीशन है कि वो दोनों जो हैं वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और इस चीज के लिए वो सारी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। तो आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको रशिया, यूरोप और यूएसए और इन तीनों के जो इंटरेस्ट हैं इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल गई होगी। मैंने इस वीडियो को काफ़ी रो रखा है, रो इन द सेंस इट वाज ए 1-to-1 डिस्कशन टाइप रखा है मैंने, ना तो कोई स्क्रिप्टिंग ऐसा कुछ नहीं किया है। आई जस्ट आई हैव गॉन विद द फ्लो। तो बताइए कि ये फॉर्मेट जो है वो आपको कैसा लगा। और जाते जाते आपको एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। जो गांधी जी वाली बात मैंने बताई उसको जरूर सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग के पंक्चुअलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। You'll find it on Curiously Forever motivational podcast. Don't forget to subscribe, share the lecture, hit the like button.
और आंसर और अपने रिव्यू को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आई कैन improve myself and it will be beneficial for our channel. Thank you very much for your unconditional love and support. Stay curious. Jai Hind.